देखो भैया, एक रूल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है या इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो दोनों ही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल डायरेक्टली पूछा जाए, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, तो ये क्या कहता है? नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, किसी एक एटम के अंदर कोई भी दो इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम नंबर की वैल्यूज दो इलेक्ट्रॉन में, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन में चारों क्वांटम नंबर की वैल्यूज एक एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स की चारों क्वांटम नंबर की वैल्यूज सेम नहीं हो सकती, एक ना एक तो अलग होगी, एक ना एक तो अलग होगी। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक ना एक तो मिनिमम अलग होगी ही होगी। यानी चार क्वांटम नंबर का सेट एक इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत एक्सक्लूसिव होता है। एक्सक्लूसिव मतलब वैसा किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन का नहीं हो सकता है उसी एटम के अंदर, उसी एटम के अंदर किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन का वैसा नहीं हो सकता है। ठीक है, चारों इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर का सेट। जैसे फॉर एग्जांपल, इसे बहुत अच्छे से समझते हैं, जैसे हमने ये सोडियम लिया, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो हमने क्या कर दिया 1s2 2s2 2p6। तो अगर हम यहाँ पर इसे बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक टाइप में बना लें तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2s में कितने होंगे और 2p में कितने होंगे बच्चों? सामने लिखे ही है आपके। 1s में ये दो इलेक्ट्रॉन हो गए, 2s में दो इलेक्ट्रॉन हो गए, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखो, हम हर एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर निकालेंगे क्वांटम नंबर, हर एक का निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, हमने लिखा कौन कौन से क्वांटम नंबर होते हैं, प्रिंसिपल, दूसरा कौन सा होता है एजीम्यूथल जिसे हम एल से दिखाते हैं, तीसरा कौन सा होता है मैग्नेटिक, और चौथा कौन सा होता है स्पिन क्वांटम नंबर। अब हम ये किसके लिए निकाल रहे हैं, हम ये निकालने जा रहे हैं 1s के इलेक्ट्रॉन के लिए। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे? दो इलेक्ट्रॉन है। तो चलो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए निकालें, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो भाई? 1 हो जाएगी। भाई फर्स्ट ऑर्बिट में तो है ये। अच्छा, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी इस इलेक्ट्रॉन के लिए? भाई एस में है, और एस की वैल्यू एल के लिए क्या होती है? 0। एल की वैल्यू एस के लिए क्या होती है? 0। एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है। और एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? +½ क्योंकि क्लॉकवाइज घूम रहा है। अच्छा, अब इसी के लिए अगर हम दूसरे इलेक्ट्रॉन की निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो देखो 1 0 0, लेकिन देखो सारी वैल्यू सेम हो गई, लेकिन एक वैल्यू तो डिफरेंट हो गई। तो देखो दोनों इलेक्ट्रॉन की चारों सेट्स बराबर नहीं हुए, चारों वैल्यूज बराबर नहीं हुई। चलो अब 2s के लिए आ जाओ। 2s में भी दो इलेक्ट्रॉन है आपके, कितने इलेक्ट्रॉन है 2s में भी? दो इलेक्ट्रॉन है। तो इसके लिए भी अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो n की वैल्यू क्या हो गई, बोलो भाई? n की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए, बोलो बेटा? 1 क्यों होगी? सेकंड ऑर्बिट में है ना ये, तो n की वैल्यू क्या हो गई 2। l की वैल्यू क्या हो गई 0, क्योंकि s में है, और s सब शेल के लिए l की वैल्यू 0 होती है। m भी क्या हो जाएगा 0, और क्या हो गया +½ अब देखो इसका +½ इससे मिल रहा, पर इसका n नहीं मिल रहा। ऐसी ये हो जाएगी 2 0 0, और क्या हो गई -½ हो गई। तो ये इससे नहीं मिल रही, अगर ये दोनों मिल रही है तो ये दोनों नहीं मिल रही है। ठीक है। अच्छा, 2p के लिए आ जाओ, हम 2p के लिए आ जाए। 2p में 6 इलेक्ट्रॉन है, और 6 इलेक्ट्रॉन है तो क्या क्या वैल्यू होगी? तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू देखो, इस पहले इलेक्ट्रॉन के लिए। तो देखो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी।
एल के लिए क्या वैल्यू हो जाएगी? पी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? अरे बहन, एस पी डी एफ, एल की वैल्यू 0 1 2 3। रिवाइज नहीं करनी बिल्कुल घर जाकर। तो 2 हो गई, तो एल के लिए क्या वैल्यू हो जाएगी? 1 हो जाएगी। एम क्या निकलेगा इसके लिए? तो एम क्या निकलता है? 0 -1 और +1 निकलता है, तो क्या निकलेगी? -1। और एस क्या निकला? +12। अच्छा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए देखो, 2 वैल्यू रहेगी, एल की वैल्यू 1 हो गई, लेकिन ये क्या हो गई है? -1 हो गई है। 0 क्यों हो गई? सेकेंड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, ये हो गया सेकेंड इलेक्ट्रॉन, -1 हो गई है। और इसके लिए क्या हो गई है? -8। देखो एक का डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, अब तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए बात करूं मैं यहां पर, तो तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या वैल्यू हो जाएगी? 2 1, ये 0 हो गया। भाई एल तो वही का वही है ना। तो इन सब के लिए 6 इलेक्ट्रॉन के लिए ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 1 2 3 4 5, 2 हो गया और 1 हो गया। सभी एल 1 है इसका। ये 0 हो गया और ये कितना हो गया? +12। और अगला वाला इसी इसी ऑर्बिटल के अंदर है, तो ये कितना हो गया? ये भी 0 हो गया, लेकिन क्या हो गया? -12। ये कितना हो गया? +1। क्या हो गया? +12। और ये हो गया +1 और -12। तो कोई भी दो इलेक्ट्रॉन की चारों वैल्यू सेम दिख रही है? तो मैं पूरे सेट में देखूं, दिख रही है? कोई भी दो इलेक्ट्रॉन की चारों वैल्यू सेम है क्या? नहीं है ना। यही कौन कहता है? पाउलिस कहता है। पाउलिस कहता है एक एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है, एक तो डिफरेंट होगी होगी, मिनिमम एक तो डिफरेंट होगी, एक से ज्यादा भी डिफरेंट हो सकती है। जैसे इस वाले को उठा लें हम और इस वाले को मिला लें, तो देखो 2 और 0, तो यहाँ 2 और 1, 2 की डिफरेंट वैल्यू होगी, 0 और प्लस आप चलो मिल रहा है इससे। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? 2 3 की वैल्यू डिफरेंट हो सकती, मिनिमम एक की तो रहेगी, चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए एक ही एटम के अंदर, क्योंकि चारों क्वांटम नंबर ये जो नंबर्स हैं वो एक पता है और वो हर एक इलेक्ट्रॉन का यूनिक होंगे, एक्सक्लूसिव होंगे। एक्सक्लूसिव मतलब जो किसी और के पास नहीं होंगे, चारों क्वांटम नंबर। बात समझ में आ गई है? इसे हम पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं। अब इस पर क्वेश्चन कैसा बन सकता है? तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि वाई 4s3 इज नॉट पॉसिबल। 4s3 पॉसिबल क्यों नहीं है? इज नॉट पॉसिबल। या फिर वो ये कह सकता है और वाई 3 इलेक्ट्रॉन कैन नॉट स्टे इन एन ऑर्बिटल। किसी एक ऑर्बिटल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं रह सकते हैं? मैक्सिमम कितने रह सकते हैं ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन? 2 रह सकते हैं, 2 से ज्यादा रह नहीं सकते हैं। तो वो ये कह रहा है कि 3 क्यों नहीं रह सकते? 3 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं रह सकते एक ऑर्बिटल के अंदर? तो अगर देखो हम एक एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर दें बेटा? अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन भर दें, कितने इलेक्ट्रॉन? तो कोई दो तो सेम स्पिन के होंगे कि नहीं होंगे? अब चलो हमने मान लिया कि 4s में हमने 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 4s ऑर्बिटल के अंदर हमने 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए, एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 रह सकते हैं, वो ये कह रहा 3 क्यों नहीं रह सकते? 3 क्यों नहीं रह सकते? तो देखो अगर हम इसके लिए n l m और s की वैल्यू निकालें, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। ये पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे और तीसरे इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे। n की वैल्यू क्या हो गई? 4। l की वैल्यू क्या हो गई? 0। m की वैल्यू क्या हो गई? जब भी l की वैल्यू 0 होगी m की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, याद रखिएगा। s की वैल्यू क्या हो गई? +12। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए 4 0 0 -12। तीसरे के लिए 4 0 0 और ये क्या हो गई? -12।
क्योंकि दोनों ही एक ही पोजीशन में तो है, एक ही स्पिन तो है। अब देखो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई, चारों क्वांटम नंबर की। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को गलत ठहराता, जो कि गलत कभी होते नहीं। ठीक है, बात समझ आई है? तो आप क्या इसका रीजन लिखोगे, बिकॉज, ये तो मैंने समझाया आपको, अब लिखोगे क्या, बिकॉज टू इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर्स विच इज अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट है, पाउलीज प्रिंसिपल। ये पाउलीज प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, पाउलीज प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, जो हो नहीं सकता। समझ में आ गई बात, नहीं आई? ठीक है, अब आबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है, जब पाउलीज पढ़ा रहे तो आबाउ, आबाउ मैं बता चुका हूं आपको, पर फिर मैं एक बार बता दूं, आबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है, बताइए, पढ़ा तो मैं चुका ही हूं, बताइए क्या कहता है। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड in increasing order, in increasing order of energy of सबशेल। जिस सबशेल की कम एनर्जी होगी उसे पहले भरा जाएगा, जिस सबशेल की एनर्जी ज्यादा होगी उसे बाद में भरा जाएगा। एंड एनर्जी इज गिवन बाय, और एनर्जी कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, किसकी ज्यादा किसकी कम है, गिवन बाय, देखो बहुत जरूरी है, N+L रूल। ठीक है, देखना भैया, इलेक्ट्रॉन हम कैसे भरते थे, 1s 2s 2p 3s 3p 3d। जिसने वहां नहीं समझा था वो यहां समझ लेना, 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f। अब देखो इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे हम, पहले हम किसे भरेंगे, 1s को, फिर हम किसे भरेंगे, 2s को, फिर हम किसे भरते हैं, एरो चला लो बस, 2p, और 2p के बाद 3s, फिर हम किसे भरते हैं, 3p को, और 3p के बाद 3d ना भर के हम क्या भरते हैं, क्यों, क्योंकि लास्ट ऑर्बिट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकते, और यहाँ 8 हो गए, 2 इसमें हो गए और 6 इसमें हो गए, और ये लास्ट ऑर्बिट है, लेकिन हमें इसमें 10 और बनना है, तो हमें इसे लास्ट से क्या बनाना पड़ेगा, सेकंड लास्ट, और सेकंड लास्ट बनाने के लिए हमने फोर्थ ऑर्बिट को खोल दिया। अब फोर्थ ऑर्बिट लास्ट हो गई, तो अब यहाँ तो हम ज्यादा भर सकते कि नहीं, हमने भर दिया अब 10 इसमें, तो कितने हो गए, 18, कितने हो गए, 18। अब 18 के बाद में हमने फिर से यहाँ पर कितने भरे, 6, तो कितने हो गए, अब लास्ट में हो गए 8। अब हमें और भरना है, तो अब हम इसे क्या बनाएंगे, सेकंड लास्ट, यानी हमने किसे खोल दिया, 5s को खोल दिया, किसे खोल दिया, 5s को खोल दिया। अब ये सेकंड लास्ट हो गया। अब जैसे ही हमने इसमें 10 और भरे तो कितने हो गए, 18, और सेकंड लास्ट में 18 से ज्यादा नहीं भर सकते, पर हमें तो और भरना है, तो अब हम इसे बना देंगे थर्ड लास्ट। तो देखो इसमें 8 भर दिए, 8 से ज्यादा भर नहीं सकते हो, तो अब तुमने सिक्स्थ भी खोल दी, तुमने कितने कर दिए, इसे थर्ड लास्ट कर दिया। अब थर्ड लास्ट के लिए कोई रूल नहीं है, दम से भरते जाओ, लो आ जाओ यहाँ पर, अब दम से भरते जाओ, थर्ड लास्ट के लिए कोई रूल नहीं है। ठीक है, थर्ड लास्ट के लिए कोई रूल नहीं, तो ये है। तो एक तो ये शॉर्टकट तरीका था, पर अब वो कहें इसे प्रूव करके दिखाओ, क्या प्रूव करके दिखाओ, वो ये कहें कि आप प्रूव करके दिखाइए कि 4s की एनर्जी 3d से कम है। तो कैसे करोगे, तो देखो वो आप करते हो N+L रूल से, किससे करते हो, N क्या है, अभी हम पहले नहीं बता सकते थे क्योंकि आपको क्वांटम नंबर नहीं मालूम थे। N है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और L क्या है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर।
एल सबशेल है और एन कौन है, शेल है या ऑर्बिट है। अब देखो 3D हमने लिया तो एन की वैल्यू 3D के लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है 2। बहन अभी अभी बताया था फिर भूल गई तुम अच्छी गजनी हो गई। डी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है 2 होती है कि नहीं होती है, तो तुमने यहाँ पर क्या भर दिया 3 + 2 कितना हो गया 5। अब 4s के लिए आ जाओ, n + l निकालो तो n की वैल्यू कितनी हो गई 4 और s के लिए कितनी हो गई 0, तो इसकी वैल्यू क्या निकली 4। तो किसकी एनर्जी कम है 4s की एनर्जी कम है। n + l जिसका कम होगा, n + l जिसका कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी, n + l जिसका ज्यादा उसकी एनर्जी। इसीलिए पहले हमने किसे भरा 4s को भरा, फिर हमने किसे भरा 3D को भरा। समझ में आ गई बात, नहीं आई, क्लियर है दीदी अच्छे से। फिर डी भूल जाओगी, एफ भूल जाओगी, एफ के लिए एल की वैल्यू ठीक है। अब देखो अब वो ये कहें 2p और 4s सॉरी 3s, इन दोनों के लिए nl की रूल वैल्यू निकालिए ना कितनी होगी, n + l की वैल्यू कितनी होगी 2p और 3s, सॉरी 3s कर देना से 3s। तो n की वैल्यू कितनी हो गई इसके लिए और l की वैल्यू कितना निकला। अच्छा यहाँ n की वैल्यू कितनी हो गई 3 और l की वैल्यू पक्का, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई थी। इन दोनों की एनर्जी कैसी निकल ली है, तो फिर किसकी कम एनर्जी किसकी ज्यादा है, तो किसे पहले भरेंगे। तो याद रखना जब n + l की वैल्यू कैसी निकले सेम निकले, जब ये कैसी निकले सेम निकले, तो हमेशा जिसकी n की वैल्यू बड़ी होती है उसकी एनर्जी ज्यादा माना जाती है। द वैल्यू ऑफ n डिसाइड्स एनर्जी, if n is greater then energy is greater, एनर्जी इज हाइयर। समझ में आ गई बात, नहीं आई है। अगर कोई दो के लिए कोई दो सबशेल के लिए कोई दो सबशेल के लिए n + l की वैल्यू अगर कैसी निकलती है, इफ लिख देता हूं n + l वैल्यू इज सेम फॉर टू सबशेल, अगर दो सबशेल के लिए n + l की वैल्यू सेम होगी तो वैल्यू ऑफ n विल डिसाइड एनर्जी लेवल। तो n किसका बड़ा है 3s का बड़ा है, तो इसकी हाइयर एनर्जी होगी, इसीलिए 3s को बाद में भरा, हमने 2p को पहले भरा, पहले 2p भर दिया फिर हमने 3s को भरा। याद रहेगा, लिख लो। देखो भाई नेक्स्ट रूल है हमारा होम्स रूल। होम्स रूल, होम्स रूल क्या कहता है, क्या कहता है शर्मा जी होम्स रूल। देखो भैया होम्स रूल ये कहता है एवरी ऑर्बिटल इन अ सबशेल, यहाँ नाम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जब मैं सबशेल कहूं तो एसपीडीएफ याद आना चाहिए, और जब मैं ऑर्बिटल कहूं तो उसके अंदर के ऑर्बिटल से याद आना चाहिए। एवरी ऑर्बिटल इन अ सबशेल इज singly occupied,
with one electron. Before any one orbital is paired and all electrons in singly occupied orbital have the same spin. चलो अब कोई इसका मतलब बताओ मुझे फटाफट जल्दी से, कौन बताएगा? उसे उन रूल का सामने लिखा तो है, मतलब समझाओ। इसका कहना ये होता है, देखो बेटा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखना भैया। तो पहले एक सब शेल को अगर आप भर रहे हो तो सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दोगे। एक इलेक्ट्रॉन है तो ऐसा भर दोगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन है तो उसे ऐसा भर दोगे, तीसरा इलेक्ट्रॉन है तो उसे ऐसा भर दोगे। पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दोगे। होटल में गए आप तीन दोस्तों, अब वो तीन कमरे का ही एक सेट देते, चले चाहे भले ही एक आदमी जाए, चाहे तीन आदमी जाए, चाहे चार आदमी जाए, और उनका रूल है कि एक कमरे में दो से ज्यादा लोग नहीं रह सकते, दो से ज्यादा लोग नहीं रह सकते, और तीन कमरे का आपको रूम लेना ही पड़ेगा, मतलब जिसमें तीन बेड डले हो, और एक कमरे में दो से ज्यादा लोग नहीं रह सकते। तो आप कैसे रहोगे? तो जब तीन बेड पड़े तो सब अकेले अकेले सोगे? काय को जबरदस्ती में पछड़ा करोगे? ठीक है। अब चौथा दोस्त अगर आपका आ जाए तो अब मजबूरी है कि आपको या तो सिंगल के लिए फिर से आपको एक तीन कमरे का चाहिए पड़ेगा, जो कि क्या पड़ जाएगा, महंगा पड़ जाएगा। तो आप ये फिर से तो लोगे नहीं, तो फिर आप क्या करोगे? चलो यार किसी एक के साथ में हम क्या कर लें, पेयरिंग कर लें। ठीक है। अच्छा, इसमें भी एक बात याद रखना, जो ये तीन रहेंगे तीनों सेम स्पिन में रखे जाएंगे। अब सेम स्पिन क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, इसके लिए कोई पक्का नहीं कहा उन्होंने कि क्लॉकवाइज ही होना चाहिए। सबको एंटी क्लॉकवाइज भर रहे हो, कॉम्पिटिशन के लिए बता रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज भर रहे हो तो सबको एंटी क्लॉकवाइज सेम स्पिन का भरोगे, क्लॉकवाइज भर रहे हो तो सेम क्लॉकवाइज भरोगे। अब जो चौथा आएगा तो अब चौथे को सोना है। अब बेड बहुत छोटा है, तो चौथा जो आपका जब पेयरिंग करेगा तो याद रखना, एक सिर इस तरफ करेगा और एक सिर इस तरफ करेगा, दोनों एक दूसरे के मुंह में लाते मारते रहेंगे रात में, तभी तो बन पाएंगे। समझ में आई ये बात? और इसकी खासियत है, ऐसा क्यों होता है, मैंने आपको बताया था, दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल क्यों नहीं करते जबकि उन पर सेम चार्ज? क्योंकि जब ये ऑपोजिट स्पिन में घूमेंगे, इलेक्ट्रॉन कभी भी चलता है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, और दोनों 90 डिग्री एंगल पर होती हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। पर इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और इसका अगर साउथ यहां बन रहा है तो इसका नॉर्थ यहां बन रहा होगा, तो इसका यहां नॉर्थ बन रहा होगा, यहां साउथ, और ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो अट्रैक्शन से चिपक जाना चाहिए, पर चिपकते क्यों नहीं है? क्योंकि इधर क्या है, सेम चार्ज है, तो ये रिपेल करेगा। रिपल्शन से अलग हो जाना चाहिए, तो ये अलग क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स क्या दे रहा है, अट्रैक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड इन्हें जोड़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग कर रही है, तो एक उचित दूरी बनाकर ये साथ में रहेगी और एक दूसरे को रिपेल नहीं करते। इसीलिए ऑपोजिट स्पिन में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? तो उन्होंने कहा पेयरिंग हमेशा तभी होगी जब सभी इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिल जाए, सभी इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिल जाए, एक एक सिंगली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन मिल जाए। और दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन कैसे नहीं रह सकते हैं, देखो जैसे हमने ये बनाया, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे रह सकते क्या? ऐसे नहीं रह सकते। सभी इलेक्ट्रॉन जो अनऑक्यूपाइड हैं उन सबकी सेम स्पिन होना चाहिए, इसे ऊपर की ओर होना चाहिए, क्योंकि बाकी दो भी ऊपर की ओर, या बाकी दो नीचे होते तो इसे भी नीचे होना चाहिए। ठीक है।
और क्या नहीं हो सकता है, एक ये भी नहीं हो सकता है, देखना क्या नहीं हो सकता है कि हमने एक एक भरा और यहाँ पेयरिंग करा दी, ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था, हाफ फिल्ड आर मोर स्टेबल, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड आर मोर स्टेबल। क्या रीजन होता है, एक्सचेंज एनर्जी, कल ही मैंने पढ़ाया था एक्सचेंज एनर्जी, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ये किसने बताया, ये होन्स ने बताया। तो इलेक्ट्रॉन को जब आप भरते हो तो इलेक्ट्रॉन के भरने में याद रखना अबाउ प्रिंसिपल लगता है, होन्स प्रिंसिपल लगता है। और पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बताता है कि दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन के भरते समय ये दो प्रिंसिपल को आपको याद रखना है, अबाउ और होन। और ये क्या कहते हैं इस बात को याद रखना है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। इज इट क्लियर? अब इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक बोर बरी प्रिंसिपल और आता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके लिए कौन आएगा, बोर बरी प्रिंसिपल। ये क्या कहता है, इसके मेन पॉइंट्स जो रहते हैं 5 पॉइंट्स हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, किसी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, बताइए, 2n² के बराबर। पहले में कितने रहेंगे, 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32, पांचवें में 50, छठवें में 72। समझ में आई ये बात? तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सेकंड बात जो वो कहता है, सेकंड पॉइंट जो वो कहता है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ऑर्बिट इज 8, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नहीं रह सकते। ठीक है, थर्ड वो क्या कहता है, थर्ड पॉइंट में वो कहता है इन पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट मतलब सेकंड लास्ट, इन पेनल्टीमेट यानी सेकंड लास्ट ऑर्बिट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, वेरी गुड, आज भूला नहीं हो रहा, आर 18। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है वो, तो फोर्थ पॉइंट में वो आपसे कह रहा है a new orbit starts filling, starts filling when the outermost orbit, when the outermost orbit gets filled with 8 इलेक्ट्रॉन। जब आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो नई ऑर्बिट बनना चालू हो जाएगी, क्यों, क्योंकि लास्ट में 8 से ज्यादा रह नहीं सकते। समझ में आ गई बात? पांचवा पॉइंट वो कहता है ऑर्बिटल्स इन द सेम सबशेल tends to become completely filled or exactly half filled of electrons
because they have lesser energy and thus more stable than any other arrangement. कुल मिलाकर ये वही बात कह रहा है, क्या कह रहा है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स ज्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, किसी और अरेंजमेंट के कंपैरेटिवली उनकी एनर्जी कम हो जाती है, और लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी, क्योंकि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्टेबिलिटी की। तो एनर्जी क्यों कम हो जा रही है हाफ फील्ड या फुल फील्ड में, अरे क्यों हो रही है कम, एक्सचेंज एनर्जी, वैसे सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स जब अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं तो सर्टेन अमाउंट की एनर्जी खर्च होती है, कितनी, के बराबर, मैंने आपको बताया था कल। तो उतनी एनर्जी क्या हो जा रही है, खर्च हो जा रही है। तो हाफ फील्ड में ये एनर्जी ज्यादा खर्च हो जाएगी, इसीलिए एनर्जी कम हो जाएगी, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल होगी। क्लियर है भाई? ठीक है। अब एक चीज और इसमें आ जाती है, मैग्नेटिक बिहेवियर, लिख लिया इसे, मैग्नेटिक बिहेवियर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और देखो ये मैग्नेटिक बिहेवियर का कुछ करेक्शन होगा और अच्छी चीज निकल कर आएगी, और इसकी दोबारा से हम याद करेंगे इसे कब, केमिकल बॉन्डिंग में, जो नेक्स्ट चैप्टर है, इसे बहुत अच्छे से देख लेना। देखो बेटा, जैसे हम कुछ मॉलिक्यूल्स को लें, जैसे हमने लिया O2 को, हमने लिया N2 को, हमने लिया Cl2 को, हमने लिया I2 को, हमने लिया Br2 को, हमने लिया HCl को, HBr को, HI को। ठीक है। तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल जो रहते हैं इनमें कैसा मैग्नेटिक बिहेवियर रहता है, हम उसके बारे में यहाँ पर जानने जा रहे हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होता है, कैसा नहीं होता है, उसके बारे में हम जानने जा रहे हैं। देखो, मैग्नेटिक बिहेवियर दो टाइप का होता है, सबसे पहले से समझ लो। या तो सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होगा, या फिर सब्सटेंस डायमैग्नेटिक होगा। क्या मतलब होता है डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक का? पैरा और, अरे बोलो, गलती तो होगा बेटा। नो क्वेश्चन इज स्टूपिड, आंसर्स आर कैन बी स्टूपिड बट क्वेश्चंस आर नॉट स्टूपिड। बोलो क्या बोलिए, पैरा में कम आएगा और डाय में ज्यादा आएगा। मैंने कहा है कोई क्वेश्चन स्टूपिड नहीं होता, पर आंसर स्टूपिड होते। देखो आंसर स्टूपिड दे दिया, बिंदास बोल रही थी, ऐसा नहीं है। देखो बेटा, एक बात समझना, डाया कहीं भी वर्ड लग जाए, आपने डाइलेक्ट्रिक सुना है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस सुना है फिजिक्स में, अभी सुनोगे आगे जाके, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये सब फिजिक्स में भी पढ़ोगे जब इलेक्ट्रिसिटी आई। डाय मतलब कहीं लग जाएगा तो डाय मतलब नहीं, ये वो वाला डाय नहीं है, ये वो वाला डाय नहीं है, ये वो वाला डाय है जिसमें डाय मर गया। हाँ, मतलब कोई चीज नहीं है, डाय मतलब वो चीज नहीं है। तो जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं तो हम उसे कहते हैं डायमैग्नेटिक। ऐसे डाइलेक्ट्रिक जहां से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो पाए, डाइलेक्ट्रिक वो सब्सटेंस होते हैं जहां से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो पाए, उन्हें डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस बोलते हैं। डायमैग्नेटिक जहां मैग्नेटिज्म नहीं होती है, जहां क्या नहीं होगी, मैग्नेटिज्म नहीं होगी। और मैग्नेटिज्म किसकी वजह से होती है, तो याद रखना मैग्नेटिज्म होती है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब देखो जरा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन है, बहन सुन लो यार, एक इलेक्ट्रॉन है, मैंने आपको बताया यहां पर क्या होगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल चलेगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और मैग्नेटिक फील्ड होगी। बात समझ आइए? अच्छा देखो,
इस पर साउथ पोल है और इस पर क्या है। अच्छा, अगर मैं इसके पास एक दूसरी मैग्नेट लेकर आऊं, मैंने दो मैग्नेट रखी, ये दो मैग्नेट है, यहाँ साउथ पोल है और यहाँ नॉर्थ पोल है, और यहाँ साउथ पोल है और नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट क्या करेंगी, रिपेल करेंगी ना। क्यों, मैग्नेटिक लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं कर पाती हैं, क्रॉस नहीं कर पाती हैं, याद रखो, ये क्रॉस नहीं कर पाती हैं एक दूसरे को। तो इसीलिए जब आप पास में लेकर आ रहे हो तो इन्हें क्रॉस करना पड़ेगा, और ये क्रॉस कर नहीं पा रही। जब पास में लेकर आ रहे हो, पास में, तो इन्हें क्रॉस करना है, और ये क्रॉस कर नहीं पा रही है। और जब ये क्रॉस नहीं कर पा रही है, तो इसीलिए एक दूसरे को क्या कर रही है, रिपेल। क्या कर रही है, क्या इतनी बात समझ में आ गई, नहीं आई? अरे बोलो बेटा। तो ये एक दूसरे को क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। और अगर ऑपोजिट को रखेंगे तो क्या होगा, है? तो ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ, और यहां रख दिया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। क्योंकि लाइंस हमेशा कहां से कहां जाती है, साउथ टू नॉर्थ या नॉर्थ टू साउथ जाती है। तो सेम वाली सामने आ जाएंगी तो नहीं हो पाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई, नहीं आई? अब यहां पर इन्हें नॉर्थ मिल रहा तो सीधी यहां चली जाएगी, यहां चली जाएगी, और यहां से लाइन निकल कर फिर यहां आ जाएगी, तो ये पूरी एक मैग्नेट की तरह काम करने लगेगी। नहीं आई समझ? ठीक है। अब देखो बेटा, हमने दो इलेक्ट्रॉन्स को रख दिया, किसे रख दिया, इसका साउथ यहां बन रहा है, नॉर्थ यहां बन रहा है, और इसका साउथ यहां बन रहा है, नॉर्थ यहां बन रहा है। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन अगर मैंने रखा होता, तो इसका साउथ यहां बन रहा है और नॉर्थ यहां बन रहा है, अगर मैं एक मैग्नेट को लेकर आता तो इसका नॉर्थ या साउथ यहां होता, तो ये से क्या करती, अट्रैक्ट। और अगर दूसरी मैग्नेट लेकर आता जिसका यहाँ पर साउथ होता और नॉर्थ होता, तो इससे क्या करती, रिपेल। बात समझ आई है? दूसरी तरफ से रख दोगे तो अट्रैक्ट कर लेगी, नहीं तो इलेक्ट्रॉन अपने आप को असाइन कर लेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, कुल मिलाकर अट्रैक्शन आएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड आपको महसूस होगी। पर देखो जरा, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे मैं पेयर में रख दूं, तो अगर मैं एक मैग्नेट यहां पर लेकर आ रहा हूं जिसमें साउथ यहाँ है नॉर्थ यहाँ है, तो क्या होगा, बोलो भाई, क्या होगा? अरे इसका साउथ इसके साउथ को क्या कर देगा, ये तो अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा पर ये रिपेल कर देगा। अगर मैं एक मैग्नेट को लेकर आऊं और इसका नॉर्थ और साउथ यहां कर दूं, तो क्या होगा, तो इसका नॉर्थ इस नॉर्थ को रिपेल कर देगा। कुल मिलाकर मैग्नेट किसी भी कंडीशन में क्या है, इससे अट्रैक्ट हो रही है, क्या मैग्नेटिक फील्ड इसमें से पास होगी, नहीं होगी ना। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट पास थ्रू इट, इसका मतलब ये क्या हो गया, डायमैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं हो पाती है तो डाइलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, तो डायमैग्नेटिक होने के लिए क्या होना जरूरी है, सारे इलेक्ट्रॉन्स का पेयर। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गया तो वहां मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड पास हो जाएगी, ऐसे नहीं होगी तो ऐसे हो जाएगी, ऐसे नहीं होगी तो ऐसे हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड पास हो जाएगी, मैग्नेटिक अट्रैक्शन आ जाएगा, और मैग्नेटिक अट्रैक्शन आता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं, तो पैरामैग्नेटिक कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा, और सारे इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड होंगे तो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो डायमैग्नेटिक का मतलब क्या हुआ, व्हेन ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो हम उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं। और अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो ये क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो वो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अच्छा, दो सब्सटेंस हैं, एक में दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है और एक में 10 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, कौन ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा, 10 वाला होगा। 10 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो उसमें मैग्नेटिक पावर और बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक तब होता है जब सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो, पैरामैग्नेटिक तब होता है जब सारे, सॉरी, डायमैग्नेटिक तब होता है जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो, पैरामैग्नेटिक तब होता है जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। समझ में आ गई बात? अब देखो, मैंने ये रखा Fe, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। फिर एक और Fe को रखा और एक और Fe को रखा,
ये एफ ई है, ये इसका भी एटॉमिक नंबर 26 है और इसका भी एटॉमिक नंबर कितना है, 26 है भाई। इसे कर दिया हमने +2, इसे कर दिया +3, मतलब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दिए। अब देखो एफ ई में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2 और 3d 6, 10 ये हो गए, 10 ये हो गए 20 और 6 26 हो गए। अच्छा एफ ई +2 में आ जाओ, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब देखना बेटा, यहां मैं इसे बना दूं पहले, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, d में ये होते हैं 5। इसे बहुत गौर से देखना, 1 2 3 4 5 6। अच्छा अब यहां आ जाओ, इसमें बना दिए 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और डी में कितने बना दिए, 6 इलेक्ट्रॉन। ऊपर वाले को ही बना रहा हूं मैं भी, 1 2 3 4 5 6। अब मुझे इस Fe में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, कौन से 2 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा पहले ये बताओ। बोलो भाई, कहाँ कौन से 2 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा। तो इलेक्ट्रॉन याद रखना हमेशा आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकाले जाते, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सी है, मैं सबशेल की बात नहीं कर रहा हूँ, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बारे में बात कर रहा हूँ। आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सी है, 4, ये 4 लगा कि नहीं, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दी, यानी से एब्सेंट कर दिया। देखो मैं लास्ट वालों की बात क्यों कर रहा हूँ, इनकी बात क्यों नहीं कर रहा हूँ, ये पूरे भरे हुए, तो ये सब कैसे हैं, पेयर्ड है, ये सब फुलफिल्ड है। लास्ट वालों में ही संभावना देखी जाती है, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दिए, 4s खाली हो गया, तो ये कितना हो गया 3d6, और 4s2 खाली हो गया और ये क्या हो गया 3d6, और 4s क्या हो गया 0। अब मैंने Fe+3 की बात करी, तो अब एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, किसमें से, Fe+2 में से। ये इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, अब आउटर मोस्ट कौन सी बची है, कौन सी हो गई आउटर मोस्ट, अब 3d हो गई ना, 4s तो खाली है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d5। वेरी गुड बच्चों, तो 1 2 3 4 5, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, निकल गया कि नहीं। अब मुझे ये बताओ कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डायमैग्नेटिक है इसमें, बेटा इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4। इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये तीनों ही क्या हो गए, क्योंकि मुझे मालूम था, क्या मालूम था, आप एक ना एक को डायमैग्नेटिक जरूर कहोगे, क्योंकि मैं दोनों पढ़ा रहा हूँ। तो ये सभी के सभी पैरामैग्नेटिक हैं, और पैरामैग्नेटिक है इसीलिए आयरन किससे चिपकता है, मैग्नेट से, चुंबक से। चाहे वो जंग हो, चाहे जैसा आयरन हो, वो मैग्नेट से चिपकता है, क्योंकि वो क्या है, वो पैरामैग्नेटिक है, भले ही उसने अपना कंपाउंड बना दिया। समझ में आ गई बात, नहीं आई, ठीक है, तो ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो जाती है। अब किसमें पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज्यादा रहेगी, किसमें ज्यादा रहेगी, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। और देखो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को निकालने के लिए, अब जैसे हम यहाँ पर चलो एक डायमैग्नेटिक के बारे में बात कर लें, Zn। Zn लिखिए हमने, इसका एटॉमिक नंबर होता है 30, तो क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10। इसमें सारे के सारे देखो डी पूरे भरे हैं कि नहीं,
कैसा हो गया? डायमैग्नेटिक। कैसा हो गया? डायमैग्नेटिक। अगर हम Zn का आयन भी बनाए तो आयन कौन बनता है? +2। तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल देगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3d10 और 4s0। अब ये भी तो पूरा भरा है, तो ये भी तो क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? क्लियर है? तो जिंक जो रहता है वो डायमैग्नेटिक होता है। क्या होता है? अब दो सब्सटेंस का अगर आपको मैग्नेटिक नेचर को कंपेयर करना है तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है? ये स्ट्रेंथ बताता है किसकी? ये सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, और पैरामैग्नेटिक है तो कौन ज्यादा पैरामैग्नेटिक है, उसका ये फॉर्मूला होता है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल्स टू n+2 का अंडर रूट, ये फॉर्मूला हुआ। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है बीएम। बीएम स्टैंड्स फॉर बोर मैग्नेट्रॉन। बोर मैग्नेट्रॉन, ये इसकी क्या हो गई? यूनिट। किसकी यूनिट है? मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट है। एन यहां क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आएगा? 0। तो मैग्नेटिक मूवमेंट 0 किसके लिए होता है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। किसके लिए? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। ठीक है? और मैग्नेटिक मूवमेंट कब ज्यादा होगा? जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। ठीक है? अब देखो मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट करने का एक बहुत सिंपल ट्रिक दे रहा हूं मैं। जैसे अगर मुझे Fe की मैग्नेटिक मूवमेंट निकालनी है Fe+3 की, बताओ कितनी हो जाएगी? और Fe+2 की कितनी हो जाएगी? तो Fe+2 के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 4। कितने? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? और Fe+3 में कितने हैं? 5 है। तो देखो हम क्या करेंगे, 4 4+2 अंडर रूट कर दिया, कितना आंसर आएगा? अंडर रूट 24। इसे कितना लिख सकते हैं? इसे सॉल्व करने का तरीका मालूम है? नहीं मालूम? बताओ। कुछ नहीं फैक्टराइज। देखो सिंपल बात, अगर ये 25 होता, अंडर रूट 25 होता तो कितना निकलता? 5 निकलता ना। तो ये 5 से थोड़ा सा कम होगा ना, तो थोड़ा सा कम कितना? 4.9 लिख दो। अब बताओ Fe+3 के लिए कितना निकलेगा? तो ये कितना हो गया? 5 5+2। तो हम बता दे रहे इसके लिए कितना निकलेगा? 5.9। कैसे? देखो 5+2 7 5 जा, अगर 36 होता तो 6 से थोड़ा सा कम। अगर हम कह रहे 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो आंसर कितना निकलेगा? 7.9। 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो कितना निकलेगा? 8.9। 9 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 9.9। देख लो 9+2 11। 11 9 जा 100 होता तो कितना होता? 99 है तो क्या होगा? 9.9। सिंपल ट्रिक हो गई कि नहीं? फटाक से निकाल के देख लोगे। यूनिट लिख देना जरूर, बीएम। बीएम। ठीक है? तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया, और ये बहुत काम आने वाला है बेटा, याद रखना मैग्नेटिक मूवमेंट, क्योंकि अभी इसी रूल की अपन धज्जियां भी उड़ाएंगे। अब थोड़े से की पॉइंट्स रह गए हैं जो अपन कल करेंगे, बिल्कुल जरा सी, और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। इसके सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह लगा और डाउट्स पूछना, ठीक है?